हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। करें हमारे क्वेश्चन नंबर 115 की। बाय विच नेम इज़ आवर कंट्री मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में हमारे देश को कौन से नाम दर्शाए गए थे। तो यहाँ पर सिंपली आपको याद रखना है आर्टिकल 1 में साफ साफ कहा गया है कि इंडिया इंडिया यानी इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ पर देश का नाम बिल्कुल स्पष्ट लिया गया है, इंडिया और भारत। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया और भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 116 की। द वर्ड हिंदूज इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 कहता क्या है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म के अबाध रूप को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का जो है वो समान हक होगा। तो आर्टिकल 25 ये कहता है। बाकी इसमें दो व्याख्याएं दी गई हैं। पहली दी गई है कि सिख धर्म के लोग हैं उनको कृपाण जो है वो कृपाण को धारण कर सकते हैं। बाकी वो कृपाण के साथ जो है वो अपने गुरुद्वारों में भी घूम सकते हैं। और दूसरी व्याख्या की गई है आर्टिकल 25 में कि हिंदुओं में सिख हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित होंगे। हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित होंगे, यानी कि पारसी नहीं सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 117 है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ये कैसे हैं, तो इनको जो है वो इनको जो है वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि ये अन्यायोचित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो डीपीएसपी की अगर बात कर ली जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो इसके यहाँ से जो है वो 3-4 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन यही निकल कर आएगा कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है। तो यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इनके बारे में कहा गया है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कहा गया है। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी भाग 4 से जो है वो एक क्वेश्चन निकल कर आता है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस भाग को सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। तो ये भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। बाकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड देश के संविधान से लिए हैं। बाकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था, तो संविधान की मूल आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को विशेषता वाले तत्व किसने कहा था, तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद। तो भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी अधिकार निहित हैं। तो ये किस में निहित हैं, ये हैं राष्ट्रपति में निहित। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 119 है। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग शुरू कर सकते हैं। तो कौन महाभियोग शुरू कर सकते हैं, तो ये संसद का कोई भी ग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी राष्ट्रपति के महाभियोग से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कही गई है, तो आर्टिकल 61
आर्टिकल 61 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, उसे पद से फिर हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, इसीलिए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, संसद का कोई भी ग्रह। बाकी महाभियोग से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, तो महाभियोग संसद की कौन सी एक प्रक्रिया है? तो महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है। फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, तो भारत सरकार का वित्त बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। व्हेन वॉज द वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो भारत ने सबसे पहले संपत्ति कर कब शुरू किया गया था? तो अगर वेल्थ टैक्स यानी कि संपत्ति कर की बात करें, ये कैसा कर होता था? तो ये वैसा कर था जो व्यक्ति की पूंजी यानी कि वेल्थ पर लगाया जाता था। ये इनकम टैक्स से अलग होता था। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स किस पे लगता था? तो ये इनकम पे लगता था। जो भी कोई व्यक्ति अपनी इनकम जनरेट कर रहा था, जैसे उसकी इनकम 90,000 हुई तो उस 90,000 पर जो है वो इनकम टैक्स लगता था। बट वेल्थ टैक्स किस पे लगता था? तो वेल्थ टैक्स लगता था जैसे कि इनकम 90,000 है तो उस 90,000 से हमने क्या क्या प्रॉपर्टी ली, जैसे ज्वेलरी हो गई, सोना चांदी, पैसा, गाड़ी, बंगला, तो उस पर जो है वो वेल्थ टैक्स लगता था। उस पर जो है वो वेल्थ टैक्स लगता था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत ने सबसे पहले संपत्ति कर कब शुरू किया था? तो ये 1957 में शुरू किया था, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन अब जो है वो इस टैक्स को नहीं लिया जाता। तो ये कब से नहीं लिया जाता है? तो 2014 के बजट में अरुण जेटली ने इसे हटा दिया था। अरुण जेटली ने इसे हटा दिया था, जो कि 2015 में फिर लागू हुआ था, यानी कि 2015 से यह कर नहीं लिया जाता है। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। हाउ मैनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की है? तो यहाँ पर बेसिकली कुछ क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। तो पहले तो आपको इमरजेंसी यानी कि आपात के बारे में पता होना चाहिए। तो संविधान में जो है वो 3 प्रकार के आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को बताया गया है। कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहले हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल जो आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, राष्ट्रीय आपात। फिर दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन और तीसरा हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की है, यानी कि कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो ये टोटल 3 बार लगाया है। कब कब लगाया है? पहला लगाया है 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, और दूसरा लगाया है 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और तीसरा लगाया है 1975। 1975 वाला जो है वो आंतरिक अशांति के लिए लगाया गया था। तो टोटल 3 बार लगाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 3 बार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 123। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, तो भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में कृषि आय की गणना की जाती है आउटपुट विधि के द्वारा, आउटपुट मेथड के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है। राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द असिस्टेंस फ्रॉम, तो किसकी मदद से राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था? तो ये किसकी मदद से किया गया था? तो ये पश्चिम जर्मनी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जर्मनी की सहायता से जो है वो इस स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। तो अगर जर्मनी के सहयोग से इसको शुरू किया गया था, उस समय इसकी जो है वो क्षमता थी 10 लाख टन की क्षमता से जो है वो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से इस राउरकेला स्टील प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था एस्टेब्लिश? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। तो इसके बाद अगर अब की बात करें यानी कि प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में जो है वो इसकी क्षमता बढ़ाकर जो है वो 19 लाख टन कर दी गई है, 19 लाख टन कर दी गई है। तो इन वाले पॉइंट्स को भी आपको नोट रखना है। बाकी राउरकेला इस्पात संयंत्र, अगर आप पूछेंगे कि ये किस राज्य में है,
तो ये जो है वो ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य में है। बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ से इससे बनता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना कौन सा है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना यही है, राउरकेला स्टील प्लांट। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 125, न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन। तो नया कैपिटल इशू कहाँ स्थापित किया जाता है? तो ये कहाँ स्थापित किया जाता है? प्राइमरी मार्केट यानी कि प्राथमिक बाजार में जो है वो यह स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। तो आरबीआई के खुला बाजार प्रचलन किसकी खरीद और बिक्री संदर्भित करती है? तो ये करती है सरकारी बॉन्ड्स यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो आरबीआई के खुला बाजार प्रचलन जो है वो की खरीद और बिक्री संदर्भित करती है, सरकारी बॉन्ड्स। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी अगर आरबीआई की बात कर दी जाए, आरबीआई की जो है वो आरबीआई को एस्टेब्लिश कब किया गया था यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आरबीआई से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगर आरबीआई की बात करें, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 127, हु प्रोपाउंडेड द मार्केट लॉ। तो बाजार नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो बाजार नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जे बी से ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जे बी से यानी कि अगर जे बी से का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो जे बी से का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट बैप्टिस्ट जीन बैप्टिस्ट से। तो इन्होंने जो है वो अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि इन्होंने पब्लिश कब की थी? तो 1803 में इन्होंने पब्लिश की थी अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इस पुस्तक में ही इन्होंने बाजार संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था, जिस नियम को हम बाजार नियम कहते हैं, जिस नियम को हम बाजार नियम कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। उनकी पुस्तक थी अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1803 में। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।